अभी तक जो अपन ने प्लांट्स पढ़े थे वहां पे हम एक बात बोला करते थे कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया जा रहा है। जो भी रहता था, चाहे स्टीम हो चाहे वाटर हो, तो वहां पे हम काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते थे। यहाँ पे एक बात खास है कि यहाँ पर जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते होगे, MgH, है ना। तो MgH होता है। तो अगर इसको परिभाषित करना चाहोगे तो ऐसे परिभाषित करोगे कि ऐसा जनरेटिंग स्टेशन जो हाई हेड में स्टोर्ड वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को यूटिलाइज करता है। मतलब M मास, तो जितना वाटर होगा, जितना वाटर हम टरबाइन पे गिरा सकते हैं वो लिमिटेड होगा। G ग्रेविटी, वो भी कांस्टेंट रहता है, ग्रेविटी कांस्टेंट। और फिर उसके बाद H आपका, H क्या है, आपकी हाइट है। तो हाइट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर नेचुरली ज्यादा हाइट से तेजी से पानी ना गिर रहा हो, तब हम एक हाई हाइट पर डैम बनाते हैं। और डैम हमको एक तो वाटर स्टोर करने की सुविधा प्रदान करता है और कंट्रोल करने की कि वाटर टरबाइन में पानी किस स्पीड कितना गिराया जाए। और ऐसे समय में हमारे डैम काम आते हैं जब पानी की सप्लाई कंटिन्यूसली ना रहे। जैसे गर्मी का समय, अगर पानी कंटिन्यूस नहीं आ रहा है तो वहां पे डैम में हम स्टोर करके रख सकते हैं। साथ में ही सिंचाई वगैरह के लिए भी डैम के वाटर का यूज किया जाता है। और ये भूमिस्खलन वगैरह भी हमारा डैम रुकता है। ये कई तरह के फायदे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि डैम बनाने के फायदे क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अलावा, तो ये फायदे भी आप गिना सकते हो। पर इसमें मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आप ये लोग मेरे ख्याल से छठवीं सातवीं से इसको पढ़ते आ रहे होंगे, सभी को पता होगा इसके बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है कि डैम में पानी को स्टोर किया, उससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी MgH इंक्रीज हुई। जब वो हाई हाइट से, हमारा हाई हाइट को यहाँ पे हम हाई हेड डिफाइन करेंगे। तो जब वो हाई हेड से वाटर टरबाइन के ऊपर गिरेगा तो वाटर टरबाइन क्या करेंगी, उसकी मैकेनिकल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करेंगी। और फिर, अच्छा हाँ, हाइड्रोलिक एनर्जी भी बोल दिया जाता है। जो ओवरऑल पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो हम बोल देते हैं उसमें हाइड्रोलिक एनर्जी है। उस हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करेगा। और टरबाइन से अल्टरनेटर कनेक्टेड है, हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। और वो हमारे वहां पे उस प्रकार से हमारी बिजली बनेगी। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसा लिखा है वही इसका मतलब है। कुछ चीजें हैं जो मैं बता देता हूं। जैसे यहाँ पे रनिंग चार्ज वर्ड यूज किया गया है। रनिंग चार्ज का मतलब होता है कि प्लांट के बनने के बाद उसे चलाने में जो पैसा लग रहा है, जिसे मैं रनिंग कॉस्ट भी बोला करता था, तो वही चीज रनिंग चार्ज है। क्योंकि इसमें पानी यूज हो रहा है, किसी भी प्रकार का फ्यूल यूज नहीं हो रहा है, तो इसकी अपने आप रनिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कंस्ट्रक्शन इसका सिंपल है पर सस्ता नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, कंस्ट्रक्शन इसका सरल है पर सस्ता नहीं है, कंस्ट्रक्शन महंगा है। और मेंटेनेंस की आवश्यकता कम है क्योंकि बहुत हाई कॉस्ट कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत ध्यान से बनाया जाता है, मेंटेनेंस की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। लॉन्ग स्टार्टिंग टाइम नहीं है, मतलब आपने एक बार खोले वो गेट्स, पानी गिरने लगा, आपका प्लांट रनिंग में आ जाएगा। स्टीम पावर प्लांट की तरह नहीं होगा कि एक लंबा टाइम ले वो स्टार्ट होने के लिए। लॉन्गर लाइफ, ऑब्वियस सी बात है उसकी लॉन्गर लाइफ होगी। और ये फ्लड वगैरह की समस्या हल करता है। एक ये पॉइंट है, इसमें हाईली स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता होती है। मतलब लेस स्किल्ड पर्सन यूज नहीं कर सकते, उसको नॉलेज होना चाहिए। बट चूंकि इस प्लांट में जो वर्किंग है वो बहुत ही कम है, मतलब गेट खोलना या कुछ मेंटेनेंस देखना बहुत ही कम लोगों की आवश्यकता है। तो हाईली स्किल्ड पर्सन तो चाहिए, पर उनकी जो संख्या है वो कम होगी। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो कैपिटल कॉस्ट, जैसे मैंने कहा, इसको बनाने की कॉस्ट ज्यादा होगी। दूसरा, जो हम कई बार बात करते हैं कि चूंकि वाटर है वो वेदर कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड वर्कर की आवश्यकता है, डिसएडवांटेज इसको आप कह सकते हो। इसके अलावा अगर इसे पहाड़ी इलाकों में बनाया जाता है तो उसकी ट्रांसमिशन कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पे कोई लोग नहीं रहते हैं। इसलिए वहां पे आपको अलग से ट्रांसमिशन के लिए खंबे वगैरह, तारे वगैरह, ट्रांसफार्मर वगैरह लगाने पड़ेंगे। अब इसका स्केमेटिक अरेंजमेंट जो है वो सिंपल है। ये स्केमेटिक अरेंजमेंट बहुत सिंपल मिला मेरे को। बुक का ही, आपकी जो वीके मेहता है, मैं वीके मेहता बुक को ही फॉलो करता हूँ। अगर किसी को इंग्लिश में पढ़ना हो तो सेम टू सेम ये चीज आपकी इंग्लिश में लिखी हुई है। मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस मिलेंगे,
और एक बुक को अपन फॉलो करते हैं, तो वीके मेहता बुक है यहाँ पर। तो वीके मेहता का ये जो डायग्राम है वही मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। इसके अलावा अगर कोई और डायग्राम आप देखना चाहो तो कोई और डायग्राम भी यूज कर सकते हो। लगभग सबका स्केमेटिक डायग्राम आपको ऐसे ही मिलेगा, स्केमेटिक अरेंजमेंट ऐसा ही मिलेगा। अब इसकी जो थ्योरी रहेगी, इसकी जो वर्किंग रहेगी, इसकी वर्किंग में आप ये लिखेंगे कि ये इसमें रिवर और लेक के क्रॉस हम डैम बनाते हैं। एक कैचमेंट एरिया जो हमारा पानी का कैचमेंट एरिया है, वहां पे एक रिजर्वायर बनेगा, पानी कलेक्ट हो जाएगा। फिर प्रेशर टनल के द्वारा, जो प्रेशर टनल्स होते हैं जो हम खोलते हैं गेट वगैरह, प्रेशर टनल के द्वारा पेन स्ट्रोक मतलब के द्वारा पेन स्ट्रोक से इसे वॉल्व हाउस में लाया जाता है। वॉल्व हाउस में जो मेन, अच्छा देखो इसको इतना अगर ये डिफिकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं तो सिंपल गेट्स, गेट्स को ओपन कर कर पानी को पेन स्ट्रोक के द्वारा पानी को कंट्रोल किया जाता है, बस इतना लिख सकते हो। ये लास्ट टाइम की बनाई हुई है पीपीटी, मतलब पीडीएफ बनाया हुआ है। तो अगर ये चीजें टफ पड़ती हैं, लास्ट ईयर भी थोड़ा था, अगर ये चीजें टफ पड़ती हैं तो सिंपल डैम में डैम के गेट को या वॉल्व्स को आवश्यकता अनुसार ओपन करके इसे पेन स्ट्रोक से पानी को कंट्रोल किया जाता है। इतना आप लिख देंगे, इतना इनफ होगा। ये नंबर ऑफ वॉल्व्स जो हैं, इन वॉल्व्स की जो नाम है वो आपको याद रखने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, वॉल्व हाउस में एक ह्यूज स्टील पाइप के द्वारा उसे वाटर टर्बाइन में लिया जाता है जो हमारा पेन स्ट्रोक कहलाएगा। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऊपर के अगर आपको याद रहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद रहते तो कोई बात नहीं है। फिर वाटर टर्बाइन पहले बता चुका हूं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करेगा, उससे टर्बाइन रोटेट करेगी, टर्बाइन से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होगी। अब इसके बाद जो आपका एक सर्ज टैंक लगा होता है वॉल्व हाउस के पास, यहाँ पे आप देखोगे तो सर्ज टैंक लगा हुआ है। अब इस सर्ज टैंक का क्या उपयोग होता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, पर अगर शॉर्ट में जानना चाहो तो टरबाइन गेट्स के अचानक बंद हो जाने से पेन स्ट्रोक डैमेज ना हो, उससे हमारा सर्ज टैंक बचाता है। अब ये किस प्रकार से होता है भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब ये कंपोनेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं। टैंक बहुत ही ईजी है, ये इतना ज्यादा टफ नहीं है। अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो अपने वे में लिख सकते हो, और अगर नहीं वर्ड अगर समझना हो तो समझा भी दूंगा। डैम के पीछे का वह भाग कैचमेंट एरिया, जहां पे पानी हमारा कलेक्ट होता है, जितने एरिया में डैम पानी को, जितने एरिया से पानी कलेक्ट हो रहा है उसे हम कहते हैं कैचमेंट एरिया। नदी का कुछ हिस्से में डैम बना दिया, कुछ हिस्से को हमने पानी झरने टाइप गिरने दिया, तो वो हिस्सा जिससे पानी कलेक्ट किया जा रहा है उसे हम कैचमेंट एरिया कहेंगे। पर जनरली नदी के पूरे हिस्से में हम डैम को बनाते हैं, इसलिए लगभग नदी पूरी हमारा, नदी की चौड़ाई कैचमेंट एरिया में आती है। वहां से पानी इकट्ठा किया, पानी स्टोर किया, उसे टैंक किया, यहाँ पे हम बरसात का पानी भी इकट्ठा कर लेते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं, जैसी लिखी हुई हैं वैसी ही हैं, कोई उसमें एक्स्ट्रा आपको टफ वर्ड्स यूज नहीं हो रहे। डैम क्या है आपका? कठोर स्ट्रक्चर, यहाँ पे पानी इकट्ठा करके हेड हेड हाइट बढ़ा रहे हैं। हेड मतलब हाइट, हाइट बढ़ा रहे हैं जिससे हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। और इसके तरह तरह के उपयोग हैं, सिंचाई, पानी नियंत्रित करना, जलाशय का निर्माण करना। बनाया किसके द्वारा जाता है? कंक्रीट, पत्थर या अर्थ को काटकर, पृथ्वी को काटकर हम बना रहे हैं। टाइप और अरेंजमेंट इलाके पे डिपेंड करता है किस तरह का इलाका है। पहले से वहाँ नेचुरल हाइट प्रोड्यूस है या हमें हाइट को प्रोड्यूस करना है या हाइट को बढ़ाना है, वो डिपेंड करेगा कैसा हम इलाका है हमारा। ट्रेस रैक, यहाँ पे क्या है, अगर अच्छा, जब मैं कभी वाइवा लूंगा या पूछूंगा तो ये चीजें जरूर पूछूंगा कि ट्रेस रैक क्या होता है, सर्च टैंक का क्या उपयोग होता है, डैम किसका बना होता है। इसमें ये वाली चीजें वाइवा में इंपॉर्टेंट होंगी। अच्छा, ट्रेस रैक का क्या है? अगर कोई वस्तुएं हैं, अनवांछित वस्तुएं जो हम नहीं चाहते टरबाइन से टकराएं, लकड़ी, लोहे की छड़ इत्यादि, लकड़ियां हो गई, पशु हो गए, हम नहीं चाहते कि ये जाके टरबाइन से टकराएं, तो उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर जाली टाइप की लगी है आपकी, वही लोहे की छड़ के रूप में जाली बनाई गई है। इसका सर्च टैंक, अच्छा सर्च टैंक क्या है देखो, सर्च टैंक ऐसे खुला हुआ एक टैंक होगा जो पेन स्ट्रोक के पहले लगा होगा। ठीक है, ये पेन स्ट्रोक है जहां से हमारा पानी जा रहा है टरबाइन पे। अब क्या हुआ कि मान लीजिए हमको बिजली की सप्लाई कम करनी है,
तो हमने यहाँ पे पानी कम गिराया टरबाइन पे, तो जो एक्स्ट्रा पानी आया वो कहाँ जाएगा, जो एक्स्ट्रा पानी यहाँ से यहाँ तक आ चुका है वो कहाँ जाएगा। अगर उसको कहीं जाने के लिए जगह नहीं मिली तो इस पाइप पे क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा, जिस कारण से पाइप आपका फट सकता है, पेनस्टॉक आपका डैमेज हो सकता है। तो ये जो खुला हुआ टैंक है, वो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो यहाँ से चढ़ता हुआ यहाँ पर आपके भर जाता है। अच्छा, अब एक चीज और, पहले सप्लाई कम थी, अब तुमको सप्लाई बढ़ानी है तो पानी एक्स्ट्रा चाहिए होगा, एक्स्ट्रा पानी चाहिए होगा। अब एकदम से तो पानी की सप्लाई बढ़ा नहीं दोगे, तो ये जो एक्स्ट्रा पानी यहाँ पर भरा हुआ है, फिर वही पानी यहां से नीचे जाके पेनस्टॉक में उस एक्स्ट्रा वाटर रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है पूरी की पूरी। पानी के प्रेशर को कंट्रोल करता है, कम करना है ज्यादा करना है, ये खुले हुए टैंक में पानी स्टोर होके कम होने पर पानी की आपूर्ति भी करता है, और अगर पानी आपको कम करना हो तो इसी में एक्स्ट्रा पानी भर के क्या करेगा, हमारा एक्स्ट्रा पानी वहां पे फिल हो जाएगा और हमारे पेन स्ट्रोक को फटने से बचाएगा। अच्छा, पेन स्ट्रोक ये आपके ओपन या क्लोज टाइप पाइप होते हैं जिससे पानी हमारा टरबाइन में ले जाया जाता है, बने होते हैं रीइंफोर्स्ड कंक्रीट या स्टील के बने होते हैं। पेन स्ट्रोक को लो हेड, ज्यादा प्रेशर, मतलब अगर हेड लो हो और प्रेशर हमें बढ़ाना हो तो वहां पे भी इसका उपयोग किया जाता है। कंक्रीट के जब किया जाता है तो इन्हें कंक्रीट का बनाया जाता है, और जब किसी भी हेड हो, जब हेड की कोई ऐसी लिमिटेशन ना हो, तब हम स्टील का पेन स्ट्रोक यूज कर सकते हैं। तो ऑब्वियस ये बात है, कंक्रीट पेन स्ट्रोक जो होगा वो हमें सस्ता पड़ेगा, स्टील पेन स्ट्रोक हमें महंगा पड़ेगा। अब स्पिलवे, स्पिलवे क्या होता है कि कभी कभी ऐसा हुआ कि हमारे डैम में ज्यादा पानी आ गया, स्टोर रिजर्वायर में ज्यादा पानी आ गया, तो उस पानी को हम निकाले कैसे। अगर उस पानी को निकाला नहीं जाएगा तो बाढ़ जैसी समस्याएं हो सकती हैं, तो उन्हें पानी को अलग दूसरे इलाके से निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा वे बना होता है जिसे हम कहते हैं स्पिलवे। तो उस स्पिलवे से अधिक पानी जो होता है, डैम की क्षमता से ज्यादा जो पानी होता है, उसे हम निकाल देते हैं कंक्रीट पाइप के थ्रू। इन्हें टरबाइन में नहीं गिराया जाता, इन्हें अलग इलाके से ऊपर से नीचे की तरफ भेज दिया जाता है। अच्छा, स्क्रोल कैसिंग क्या है, ये टरबाइन व्हील पर एक सर्पिलाकार, मतलब आपका जैसे इस तरह से स्पाइरल, इस तरह से वायु अवरोधक केशिंग द्वारा चारों तरफ ढका रहता है आपके उसके टरबाइन व्हील को। जब इस क्रेसिंग से पानी आता है, पानी के वे को डिसाइड करता है कि पानी किस तरह से टरबाइन से हमारा टकराएगा, और पानी के वे को इस प्रकार से बनाया जाता है कि पानी जब टकराए टरबाइन से तो टरबाइन मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर कर सके। मतलब एक खास एंगल पे, क्योंकि ब्लेड्स का भी एक खास एंगल होगा, तो हम चाहते हैं कि उस खास एंगल पे हमारा पानी टकराए जिससे ज्यादा से ज्यादा उसकी जो हाइड्रोलिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो सके। तो स्क्रोल केसिंग को अगर आप सिंपल वर्ड में लिखना चाहें तो स्क्रोल केसिंग को ऐसे लिख सकते हैं कि यह एक स्पाइरल पाइप होता है, और ये चारों तरफ टरबाइन के होता है, जो कि टरबाइन में फ्लो होने वाले पाइप होने वाले पानी की दिशा तथा उस पानी की दिशा और वॉल्यूम को हिंदी में आयतन, आयतन को डिसाइड करता है। साथ ही यह टरबाइन में पड़ने वाले पानी के दाब को भी कंट्रोल करता है, जिस कारण से टरबाइन ज्यादा इफिशिएंसी के साथ हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर सके। एक ये तरीका भी इसको एक्सप्लेन करने का, अदरवाइज जो यहाँ लिखा हुआ है वो बुक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब क्या है, पानी टरबाइन की ब्लेड से टकराने के बाद, मतलब जब पानी टकरा गया एक बार ब्लेड से, तो पानी अब हमें यूज नहीं करना है, अब वो तो उसकी एनर्जी हमने ले ली, तो अब जो पानी टकराने के बाद नदी में जाना है तो जिस वे के थ्रू हो जाएगा वो कहलाएंगी हमारी ड्राफ्ट ट्यूब। बनी किसकी होंगी, स्टील और कंक्रीट की। टेल रेस, ड्राफ्ट ट्यूब से प्राप्त पानी को नदी तक ले जाने वाला मार्ग क्या कहलाएगा, हमारा टेल रेस। अब टरबाइन, पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूं, टरबाइन क्या होती है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो पानी में जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सॉरी, जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, या गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल ऊर्जा ऊर्जा में चेंज करता है, और इसी टरबाइन से हमारा क्या कनेक्टेड होता है, अल्टरनेटर। तो ये होगा इसके जो भी पैरामीटर, जो भी इसके कंपोनेंट थे, इसके कंपोनेंट हो गए।
सिंपल है, हाइड्रोलिक पावर प्लांट सिंपल है, इसलिए क्या कहते हैं इसमें तो ज्यादा मैं टाइम नहीं लगा रहा हूँ। अगर ना आए समझ में तो पूछ लेना। वैसे इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं ना समझ में आने वाली। शायद मैंने आज स्पीड में बता दिया है, पर इतना था नहीं बताने के लिए मेरे लिए, इसलिए थोड़ा ज्यादा स्पीड में हो गया होगा शायद। साइट सिलेक्शन फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। अच्छा, सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, कैसे स्थान चुनने चाहिए उनके बारे में बात कर रहे हैं। इन केंद्रों को उस स्थान पे बनाना चाहिए जहां अच्छे शीर्ष पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो। अगर हेड हाई नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी नहीं, अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी नहीं तो हम ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बना पाएंगे। तो नेचुरल हाइट हमें आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि नदी में कहीं भी हमने डैम डैम लगा दिया और फिर नीचे खोद रहे हैं जमीन को। हाँ, एक इनफ हमको हेड मिलना चाहिए, फिर हम डैम को बनाकर हेड की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, वो अलग बात है। जलाशय एवं बांध निर्माण के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस कारण से किसी भी के जन धन का नुकसान हो। तो ऐसे इलाकों में बनाया जाता है जहां पर डैम के लिए जमीन उपलब्ध हो और आसपास के लोगों का ज्यादा नुकसान ना हो। पर एक बात और, आप लोगों ने कई बार ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि एक गांव को पूरा उजाड़ना पड़ा डैम बनाने के लिए। तो ऐसे इलाके ना तब चुना जाता है ऐसे इलाकों को कि अगर भूतकाल में, पास्ट में बहुत सारी परेशानियां आई हो, सिंचाई की परेशानी आई हो, बाढ़ आई हो, तो ऐसे केस में ये देखा जाता है कि कम लोगों का नुकसान हो जाए पर वो ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा रहा हो, तो ऐसी जगह डैम बना दिए जाते हैं। थोड़ा इस चीजों में मोरल वो किया जाता है, कंप्रोमाइज किया जाता है कि कम लोगों को हम कहीं और शिफ्ट कर देंगे, पर चूंकि इससे ज्यादा लोगों का फायदा हो रहा है तो इसलिए ऐसी जगहों पर डैम बना दिए जाते हैं। ऐसे डाउट लोगों को पिछली बार भी आए हैं कि अगर आवश्यक जमीन उपलब्ध नहीं होती है फिर भी सरकार जमीन लेके डैम बना देती है, तो ये रीजन होता है। ये इन बातों का ध्यान दिया जाता है कि वहां पे पास्ट में कई बार लोगों का नुकसान हुआ है बाढ़ के कारण या सिंचाई के कारण, खेती वगैरह में काफी प्रॉब्लम हुई है, तो ऐसे इलाकों में भी डैम बनाए जाते हैं। अच्छा, बांध ऐसे स्थानों में बनाना चाहिए ताकि कैचमेंट एरिया पर्याप्त हो, जिससे जल स्तर गर्मी के मौसम में भी निश्चित स्तर से नीचे ना गिरे। अपनी ऑब्वियस सी बात है, जैसा लिखा है वही मतलब है इसमें। जमीन पथरीली नहीं होनी चाहिए, जिससे वह सॉरी जमीन पथरीली होनी चाहिए जिससे वह कम पानी सोखे और बांध का भार का वहन कर सके। बांध के लिए आवश्यक जमीन सस्ती होनी चाहिए। यातायात की सुविधा होनी चाहिए जिससे आवश्यक सामग्री एवं मशीनरी शीघ्र शीघ्र एवं सरलता से पहुंचाई जा सके। देखिए, ऑब्वियस चीजें हैं इसलिए मैं इसको ज्यादा समझा नहीं रहा हूँ। निर्माण के समय जल स्रोत की धारा दूसरी दिशा में मुड़ने की सुविधा होनी चाहिए। दिस इज फॉर मेनली सिंचाई वगैरह और नहर वगैरह निकालने के लिए। शक्ति संयंत्र की दूरी विद्युत भार केंद्र से कम होना चाहिए जिससे ट्रांसमिशन लाइन पर कम व्यय हो। पर होता बहुत कम है। ज्यादातर हमें यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन बिछानी पड़ती है हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए, क्योंकि वहां पे ज्यादातर लोग रहते नहीं है, इसलिए वहां पे ट्रांसमिशन की सुविधा पहले से ही नहीं रहती है। इसलिए ज्यादातर हमें यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन बिछानी पड़ती है, ऐसा बहुत कम होता है। अब किसी को कोई डाउट हो तो वो डाउट पूछ ले, टाइप कर दें चैट में, मैं आंसर कर देता हूँ।